नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आखिरकार छत्तीसगढ़ में तकरीबन एक साल के जद्दोजहद मंथन चिंतन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 2 मंत्रिमंडल पद खाली थे, लेकिन हरियाणा फॉर्मूले को अपनाया गया। कुल टोटल छत्तीसगढ़ में पहली बार 14 मंत्री बनाए गए, जिसके बाद सियासत में बीजेपी की सियासत में कहीं खुशी तो कहीं सियासी गम देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार दावा कर रही है, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि इस विस्तार के बाद सरकार है जो विकास कार्यों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ेगी, तेजी से विकास कार्य धरातल पे पूरे होंगे। कांग्रेस कई सवाल उठा रही है कि 14 मंत्री बनाना क्या संवैधानिक है, और मंत्रियों के विभागों के बंटवारों पे भी सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। गुरु खुशवंत साहिब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल के नाम के आगे अब विधायक नहीं, कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ नजर आएगा। नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण के लगभग 3-4 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हो गया, जिसमें कई दिग्गजों को कटौती महसूस हुई तो कईयों की किस्मत चमकती दिखी। इस बड़े फेरबदल में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम से लेकर दयाल दास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े तक लगभग हर पुराने मंत्री की झोली हल्की दिखाई दी। नए मंत्री गजेंद्र यादव को पावर पैक्ड एंट्री दी गई, लेकिन खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल के हिस्से आए विभागों को लेकर अब भी सवाल टंगे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आबकारी और ट्रांसपोर्ट विभाग को शिफ्ट किया, सिंचाई विभाग लिया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को ट्रांसपोर्ट और आबकारी विभाग, मंत्री लखनलाल देवांगन के पास। डिप्टी सीएम अरुण साव को अब युवा कल्याण और खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। विधि विधायी नए मंत्री गजेंद्र यादव के पास पहुंची। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पास से तकनीकी शिक्षा लेकर खुशवंत साहिब को दिया गया। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मिल गया। गुरु खुशवंत साहिब कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग मिला। राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मिला। इधर सियासी गलियारों में अब भी इस मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को अभी भी समझा जा रहा है। उधर कांग्रेस ने विपक्ष होने की भूमिका निभाते हुए पहले तंज कसा कि मंत्रियों को झुंझुना पकड़ा दिया गया और सवाल पूछा, कांग्रेस कार्यकाल में केंद्र सरकार 14 मंत्रियों को लेकर अनुमति मांगी थी, क्या गजट नोटिफिकेशन आ गया? इस पर बीजेपी का भी पलटवार है। यह आकार बढ़ाने की बात मैंने की थी। अब सवाल ये उठता है कि अभी 14 मंत्री हो गए, जो 13 थे, ये भारत सरकार से अनुमति कब मिलेगी? भारत सरकार से अनुमति मिल गई है, उसे गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये कब हुआ? अनुमति जो होती है वो सभी राज्यों के लिए एक समान होती है। हरियाणा में जब 90 विधानसभा है, वहाँ 14 बन गए, तो उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ के अंदर में बन गए। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके अंदर में कहीं कटाक्ष करने की या बयानबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी ने इस विस्तार से साफ कर दिया है कि उनकी कैबिनेट अब नई बिसात पर चलेगी, जिसमें हर मोहरे की चाल पर गहरी नजर रहेगी। कौन आगे बढ़ेगा, कौन साइडलाइन होगा, ये आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल सियासी गलियारों में ये सवाल तैर रहा है कि क्या बदली हुई जिम्मेदारियां राजनीतिक कद और उम्मीदों पर खरी उतरेंगी, या फिर इसे किनारे लगाने की चाल माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन सियासत भी अपार अभी तक लगातार जारी है। आज इसी गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। 3 बेहद ही खास विद्वान नेता हमारे साथ, विद्वान पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित चिमनानी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, महामंत्री रह चुके हैं PCC के। अमरजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
रामवतार जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब ओपनिंग रिमार्क बताइएगा कि जिन 3 नामों की एंट्री हुई, इसके बाद क्या बीजेपी सरकार को क्या इसका नफा नुकसान, जब समीक्षा कर दीजिए, फिर बाकी राजनीतिक मेहमानों के पास जाता हूं मैं। देखिए, मंत्रिमंडल गठन से तो सरकार को फायदा है और प्रदेश को भी फायदा है कि कुछ विभागों में जो काम की गतिविधियां कमजोर थी, धीमी थी, फैसले नहीं हो पा रहे थे, वो फैसले होंगे। पहला सरकार के दृष्टिकोण से। दूसरा ये कि मंत्री जो पद खाली थे, जिससे बाकी मंत्रियों को, जो भाजपा के विधायक हैं, उनकी इच्छा थी कि वो मंत्री बन जाएं, उसमें सीमित संख्या थी। उस संख्या के हिसाब से उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी जैसा लग रहा है कि एक जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के अनुसार से बनाया गया है कि आगे की राजनीति को देखते हुए भविष्य की राजनीति के लिए अनुसूचित जाति के 2 मंत्री हो गए, अब पहले 1 थे, अब 2 हो गए। पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की संख्या भी सबसे ज्यादा, पहली बार पिछड़े वर्ग को तवज्जो दी गई है। पिछड़े वर्ग से ज्यादा मंत्री बन गए। वैश्य समाज के यहाँ पर बनते रहे हैं पहले भी, तो इस हिसाब से इस बार उनको भी मौका दिया गया क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं अधिकांश। तो इस हिसाब से बनाया गया। अब जो संख्या को लेकर जो आ रहे हैं कि अलग अलग बातें आ रही है, उसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं। तो इसका खुलासा, इसकी बातें को भाजपा को, सरकार को, भाजपा को ज्यादा तो सरकार को, राजभवन को, विधि विधायी विभाग को, इसको इस चीजों का स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि जनता के बीच उत्सुकता का विषय रहेगा। ये सवाल जो एक स्वाभाविक सवाल जो विपक्ष के बीच का रहता है, विपक्ष की जो रहता है वो एक उठा है, उसका जवाब भी दे देना चाहिए क्योंकि अजीत जोगी से लेकर अभी तक, माने पहला शासन से अभी तक 13 बनते रहे, इस बार 14 बन गए। तो अगर अनुमति मिल गई तो छत्तीसगढ़ के लिए फायदेमंद है, अच्छा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार अमरजीत जी का रुख करता हूं, सियासी बोल तो यहां से निकलेंगे। अमरजीत जी, लगभग 1 साल से आप लोग लगातार सवाल उठाते थे हर मंच पे कि साहब कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार। तारीख तय हो गई, समय तय हो गया, शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ। अब क्या सवाल और अब क्यों सवाल, जरा बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, स्पष्ट बात है, पहले हम इसलिए उठाते रहे क्योंकि 3 जगह खाली थी, काम जनता का हो नहीं रहा था। विपक्ष का धर्म निभाना हमारा काम है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, इसलिए हम ये आवाज उठाते रहे लगातार। अब देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अगर मंत्रिमंडल का ये गठन कर दिया, ठीक है, इन्होंने संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई और 13 की जगह 14 मंत्री इन्होंने बना लिए बगैर किसी सहमति के, बगैर कोई सहमति और परमिशन का कागज दिखाए बगैर। तो उस पर मैं कहना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ अब हम जो बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि हम कोई आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, हम आपके आलोचक नहीं हैं। आप समझिए, ये विपक्ष का धर्म निभा रहे। जनता ने जो दायित्व दिया है उस बात को हम आपको दिखाते हैं। तो वो ये कहता है कि भाई आपने राजधानी का अपमान किया, राजधानी को आपने सम्मान नहीं दिया, यहां से एक भी आदमी आपने नहीं बनाया, आपने अल्पसंख्यकों का अपमान किया। एक तो आप टिकट देते नहीं है, क्रिश्चियन को भी नहीं देते, मुस्लिम को भी नहीं देते, बौद्ध को भी नहीं देते, मुसलमान को भी नहीं देते। एक इकलौता अल्पसंख्यक विधायक था राजेश मूणत, उसको आप मंत्री नहीं बनाए। तीसरा, आपने बस्तर संभाग का भी। अमरजीत जी, आप बेहद विद्वान नेता हैं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। एक क्रिश्चियन बीजेपी से न केवल टिकट पाते हैं बल्कि चुनाव जीत के आते हैं सरगुजा संभाग से। देखिए, आप भी जानते हैं, वहां पे उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्हीं को बना देते मंत्री। अगर क्रिश्चियन कोटे से अगर आप अल्पसंख्यकों का सम्मान करते तो उन्हीं को बना देते, राजेश मूणत जी को बना। तो जब ये सारी चीजें हुई हैं तो इनके लिए फिर मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी सफाई दे, इनके लिए ये बात एकदम फिट बैठती है कि ताउम्र गाली भी ये भूल करते रहा, धूल जमी थी चेहरे में और मैं आईना साफ करते रहा। तो भारतीय जनता पार्टी अब अपनी खींच छुपाने के लिए कुछ भी करे, पर सच्चाई ये है कि इन्होंने जो मंत्रियों की अभी जो घोषणा की है, आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन केदार से लेकर अपने पास रख लिया और उनके पास पहले से ही ऊर्जा और खनिज है। वो इसका मतलब यह है कि ये पूरे अडानी के इशारे पर चलने वाली सरकार हो गई है। अब चूंकि केदार से जल संसाधन लिया तो उसको मलाई खाने के लिए परिवहन दे दिया। लखन देवांगन जिसको इन्होंने अनुशासन का चिट्ठी दिया था, अब चूंकि कोरबा पे भी अडानी की नजर है तो लखन को इन्होंने खुश करने के लिए आबकारी दे दिया। तो ये चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से सामने आ रहा है, इसलिए हम विपक्ष होने के नाते ये सच्चाई जनता के सामने ला रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विद्वान नेता अमित चिमनानी जी हमारे साथ मौजूद है, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तमाम गुणा गणित को हम
हम सबसे बेहतर समझते हैं और सियासत में भी लंबे समय से है तो सियासी गुणागणित भी समझते हैं। अमित जी जरा समझाइएगा, इस मंत्रिमंडल विस्तार पे सियासी सवाल उठ रहे हैं, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, कोट अनकोट अमरजीत जी कह रहे हैं, जब संवैधानिक दायरे के भीतर रह के सारा काम किया गया है, इसको समझा दीजिए। और जिस विभाग के बंटवारे पे मायने और मकसद निकाले जा रहे हैं उस पे भी 2 लाइन जरा कह दीजिए अमित जी। अवधेश जी, पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से तीनों नामनिक मंत्रियों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हम सबको उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के विकास की जो रफ्तार चल रही है उसमें वो अपना एक बड़ा योगदान देंगे। ये कांग्रेस का एक अब नसीब बन चुका है विलाप करना। पहले मंत्री नहीं बने थे तो कब बनेंगे कब बनेंगे कब बनेंगे, और आज बन गए तो फिर 3 मंत्री ही बनने थे और हमारे विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम कांग्रेस नहीं कर रही है कि फला नहीं बना ढिमका नहीं बना। अरे भाई 3 ही बनने वाले थे और जो नहीं बने हैं उनका नाम लेकर के कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस आप नहीं लगा रहे हैं। बार बार आप ये विषय कह रहे हैं कि 3 की जगह मतलब 13 की जगह 14 क्यों बने। आप लोग छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों को अवसर मिल रहा है और मौका मिल रहा है, वो मंत्री बन रहे हैं तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन इनको तो जब अवसर मिला तो इन्होंने पंजाब के व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद बनाया जो शपथ लेने भी यहाँ पर नहीं आया। अवधेश जी, आज तक राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ के कोटे से बनने के बाद केटीएस तुलसी जी छत्तीसगढ़ आए नहीं, एक भी बार राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का कोई विषय नहीं उठाया। रंजीत रंजन जी को बना दिया, राजीव शुक्ला जी को बना दिया। तो आपको जब अवसर मिला था तो आपने छत्तीसगढ़ के लोगों का भी हक मार करके बाहर के लोगों को गांधी परिवार की चाटुकारिता करने के लिए पद बांट दिए या बेच दिए, वो अमरजीत बता दें। लेकिन हमने तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अवसर दिया, तो इनको तो खुशी होनी चाहिए। फिर इसमें ये संवैधानिक विषय ला रहे हैं, तो चलिए ला रहे हैं तो टीवी डिबेट पर बोल करके या प्रेस में भूपेश बघेल जी बोल करके चुप क्यों हो रहे हैं? आपको अगर लगता है तो आप इसके फर्दर कोर्ट में चले जाइए या जो संवैधानिक आपके पास जो पावर है उसका इस्तेमाल करके दिखाइए। आप लोग पत्थर फेंकते हैं, चले जाते हैं, अगले दिन खुद भूल जाते हैं। अब मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा हुआ है अवधेश जी, जो व्यक्ति अपने प्रदेश से प्यार करता है उसके विश्लेषण का तरीका क्या हो सकता है? हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। एक एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजेश अग्रवाल जी को अगर पर्यटन दिया गया है तो आप देखिए नक्सलवाद खात्मे की ओर है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की कितनी अपार संभावनाएं हैं, इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार कितना बढ़ने वाला है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा इस विभाग से जुड़ेगी आगामी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा हर विभाग को भ्रष्टाचार के एंगल से देखा है, हम विकास के एंगल से देखते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी है राजेश अग्रवाल जी की। गुरु खुशवंत साहब को दिया गया है स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा। हमारे यहाँ निवेश होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तभी तो छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। ऐसे में हमें छत्तीसगढ़ के लोगों को ही अगर रोजगार देना है, अपने प्रदेश के युवाओं को ही हमें आगे बढ़ाना है, तो उन्हें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमें शिक्षित करना है, उनकी तकनीकी शिक्षा पर भी ध्यान देना है। ये विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए गजेंद्र यादव जी पर, स्कूल शिक्षा के बारे में बहुत सारे विषय इन्होंने ही उठाए थे कांग्रेस ने कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारी नियुक्तियां हो गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। तो हमारे बच्चों को अगर और अच्छी शिक्षा मिलेगी, मिल रही है, जो मिल रही है अच्छी मिल रही है, लेकिन और अच्छी मिलेगी तो बहुत अच्छा काम होगा। विधि विधायी मंत्रालय उनके पास है। अगर इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मा देकर के एक टास्क दिया जाएगा अवधेश जी, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चले मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं जब अमरजीत जी से पहले संक्षेप में जवाब ले लेता फिर अमिताभ जी के पास जाऊंगा। अमरजीत जी, अमित जी ने बातों बातों में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण कहा सियासी मायने में कि कांग्रेस रोज पत्थर मारती है और भूल जाती है कि साहब किसको पत्थर मारा। जाइए कोर्ट, अगर संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है तो जवाब दीजिए। देखिए, अमित चिमनानी जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, उनके खुद के साथ बेचारे के साथ नाइंसाफी हो गई तो मैं उनको नहीं बोलना चाहता, मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगा, मुझे मौका दीजिएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी असल में जुमला पार्टी, जैसे आसाम में अडानी को एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए
इन्होंने 3000 बीघा जमीन दे दी ना, ये पूरा छत्तीसगढ़ भी अडानी को सौंपना चाहते हैं। हम दो हमारे दो की सरकार है, ये षड्यंत्र के तहत ये छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हसदेव के पूरे जंगल काट दिए और अभी बस्तर के साथ ये जो करने जा रहे हैं, कोरबा के साथ, जसपुर के साथ जो करने जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता देखेगी। ये हमको नैतिकता की बात पढ़ाते हैं, खरीदने बेचने की बात करते हैं। कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और नया मंत्रालय अगर शिक्षा विभाग का देना था, आपने 1 दर्जन से ज्यादा प्राचार्यों को कल डीओ बना दिया। अरे इंतजार कर लेते नए शिक्षा मंत्री का, ऐसी क्या जल्दी थी? कौन सा लेन देन हुआ था सरकार में बैठे हुए लोगों का जो उन्होंने नए मंत्रिमंडल के पहले 1 दर्जन प्राचार्यों को डीओ बना दिया? तो आप देखिए इन सब बातों पर ना अब छत्तीसगढ़ की जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली। रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, आप 13 मंत्री बना के रखे, अब आपने 14 बना दिया और जनता के हित की बात करते हैं। देखिए ऐसा है अमित जी, अगर हम लोग कोई आईना दिखाते हैं ना तो सच स्वीकार करना चाहिए। कबीर साहब ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। यह दोहा हमें सिखाता है कि आलोचना करने वाले को सामने रखोगे तो आप जो है गलती से बचोगे। ठीक है, ठीक है, हमारी आलोचना को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे लीजिए। ठीक है, फिर मैं और आपकी बात। ठीक है अमित जी मैं जब रावतार जी के पास जाता फिर अमित जी के पास जाऊंगा। रावतार जी, ठीक है, बीजेपी ने, सरकार ने अपने समीकरण में सारे चीज को, सारा पैरामीटर पे चेक किया कि साहब जाति, क्षेत्रीय संतुलन, गुटी, नया, पुराना, युवा जोश, अनुभव, तमाम चीजों के समावेश के साथ 3 नामों का ऐलान कर दिया। तीनों ने मंत्रिमंडल की शपथ ले ली, विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन एक सवाल बनता है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि साहब उन वरिष्ठों का क्या जो उनके ही नजरिए से उपेक्षित है, उनके ही हिसाब से। देखिए जो वरिष्ठ हैं उनको 15 साल मंत्री रहे हैं, 15 साल में काम करते करते शासन कैसे चलाना ये अनुभव हो गया था। अब जब पार्टी की ऐसी अभी नीति है, जो लग रहा है मुझे कि जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, भाजपा संगठन में फेरबदल करते हुए जो प्रयोग किया है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, इस हिसाब से नए लोगों को मौका दिया गया और पुराने लोगों को बात थोड़ा देखते रहिए कि आगे कुछ मौका मिल जाए, कुछ रास्ता मिल जाए। ये एक कोशिश हो सकती है कि आगे जाके कहीं और उपयोग हो सकता है, या बहुत ज्यादा आपने एंजॉय कर लिया पार्टी में, अब दूसरों को मौका दो, ये भी हो सकता है। तो पार्टी एक रणनीति के तहत मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहा है, संगठन में भी फेरबदल, जो नए लोगों को, ताकि किसी भी पार्टी को, कोई भी संगठन में नए लोगों को जब तक मौका नहीं देंगे तब तक ये पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, या संगठन मजबूत नहीं हो सकता, या काम का तरीका बेहतर नहीं हो सकता। जैसा कांग्रेस में छत्रप जो बन जाते हैं, लंबे समय तक पदों में रहते हैं, उसके कारण उसको नुकसान होता है। वो नुकसान से बचने के लिए ये देश भर में प्रयोग कर रही है भाजपा, वही हिस्सा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है अमित जी, आप अमरजीत जी के बातों का भरपूर जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है कि रामोतार जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रयोग जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, आप बतौर विपक्ष, बतौर सत्ता पक्ष लगातार सक्रिय भूमिका आप निभा रहे हैं, सत्ता और संगठन दोनों में। जरा बताइएगा इन प्रयोगों का बीजेपी को आगामी लाभ मिलेगा, या जो स्थितियां बनी हुई है उसका कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और इसके पीछे आप चुनौती क्या समझते हैं, क्या देखते हैं अमित जी? अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बड़ी संख्या में इसमें कार्यकर्ता हैं, और मुझे बेचारा कहकर संबोधित कर रहे थे अमरजीत जी। अमरजीत जी, मैं वो नसीब वाला इंसान हूं जिस छत्तीसगढ़ प्रदेश में 60 लाख सदस्य हैं, उसमें जो 50 के लगभग प्रदेश पदाधिकारी हैं, उसमें उस सूची में मेरा नाम है। तो मुझे बेचारा कहने से अच्छा है आप दीपक बैज जी को बेचारा कहिए, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते आप 5 चुनाव एक के बाद एक हारे हैं, और जो चुनाव पहले हुआ उसके बाद के चुनाव में उससे बुरा हारे हैं। उसके बाद आप ही के समाज के कुलदीप जुनेजा जी ने उन्हें कहा कि दीपक बैज जी, अगर आप में नैतिकता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने पूर्व विधायक का क्या हाल किया, उसको नोटिस थमा दिया। अगर वो दिल की बात बोला, आप हमको ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन आपके कांग्रेस पार्टी के लोग अगर ज्ञान आपको दे रहे हैं, जो आपने बढ़िया एक कहावत बोली कि कबीर जी ने भी कहा है, निंदक नीरे राखिए। भाई साहब, आपकी कांग्रेस पार्टी में जो निंदक हैं, जो आपको रास्ता बता रहे हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। और जहां तक अवधेश जी आपने बताया खामियाजा,
या इसका क्या लाभ होगा। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार एक बड़े विजन को लेकर के चल रही है। हर मंत्री ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। हमें छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ें, यहाँ पर आर्थिक उन्नति हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। हमारा उद्देश्य ये है, अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा जो सोचने का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर टिका होता है। उसमें फिर फायदा नुकसान ये ज्यादा सोचते नहीं है। और जहां तक बात रही हमारे बाकी लोगों की, भारतीय जनता पार्टी में कई लोग अभी सरकार में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे जैसे कई लोग हैं जो संगठन में अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति लगा हुआ है अपने प्रदेश का हित हो, अपना प्रदेश आगे बढ़े, यहाँ पर खुशहाली हो। टारगेट सबका वही है, कोई सत्ता में काम करेगा, कोई संगठन में काम करेगा। जो लोग अभी मंत्री हैं वो मंत्री के दायित्व को निभाएंगे, जो विधायक हैं विधायक के दायित्व को निभाएंगे। हम जैसे लोग टीवी पर आप जैसे लोगों से जब आप भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे तो उसका पर्दाफाश करेंगे। जैसे कि भूपेश बघेल जी ने आज ये पोस्ट किया, अवधेश जी, इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो थोड़ी हिम्मत दिखाइए। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं बड़ी अंतरकलह है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी को यह पोस्ट करना पड़ रहा है। ये पोस्ट तभी ना किया कि अंतरकलह है नहीं, फिर आपको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ गई, फिर आपकी ऑफिशियल आईडी से पोस्ट हुआ है कि अमर अग्रवाल जी क्यों नहीं गए भाई। अमर अग्रवाल जी राजभवन में थे, हम और अमर अग्रवाल जी साथ में बात कर रहे थे। आप लोगों को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। आप छत्तीसगढ़ के विकास को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जवाब ले लेता हूं अमित जी, जवाब ले लेता हूं। ठीक है अमर जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अमरजीत जी, सियासत में पक्ष विपक्ष दोनों का धर्म होता है और उन तमाम चीजों के बीच हम निष्पक्ष के तौर पे खड़े होकर दोनों बातों को रखते हैं। ठीक है, पोस्ट अगर कोई सोशल मीडिया पे किया गया तो कुछ उसके फैक्ट होंगे उनके नजरिए से, लेकिन अमर अग्रवाल जी का अगर जिक्र हो तो निश्चित तौर पे वो राजभवन में मौजूद थे, राजेश मूणत वहां मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि फेरबदल के बाद भी जिस गंभीरता के साथ आप उंगली उठा रहे हैं और जिन तमाम चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि हर मंत्री का टारगेट सेट है, छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेके जाना है। जवाब दीजिए। देखिए, अमित जी ने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि हर मंत्री का टारगेट सेट है, मैं सहमत हूं, पर वो सेट माल कमाने में है और कद्दू कटेगा तो बांटेगा वाली सूत्र पे चलने पर है। देखिए क्या हो रहा है, आप अपनी खींच मिटाने के लिए अमित जी चाहे कुछ भी कहिए, पर जब जब इस प्रदेश में रेत की कालाबाजारी होगी और रेत के नाम से गोलियां चलेगी, कांग्रेस बोलेगी। जब जब 67 शराब दुकान खोलकर आप 10,463 स्कूल बंद करेंगे, कांग्रेस बोलेगी। जब जब युक्तिकरण के नाम से शिक्षकों के साथ एनएच के लोगों के साथ डिस्टर्बेंस होगा, हम बोलेंगे। खाद बीज की जब जब कालाबाजारी होगी, कांग्रेस अपना धर्म निभाएगी। आरटीओ ऑफिस में परमिट के नाम से, फिटनेस के नाम से जो वसूली होगी, हम बोलेंगे। जब 300 करोड़ का डीजल पुलिस विभाग वाले पी जाएंगे तो कांग्रेस बोलेगी। जब हसदेव का जंगल कटेगा, कांग्रेस बोलेगी। इंद्रावती और बस्तर के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस बोलेगी। राजधानी के साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस बोलेगी। स्मार्ट मीटर लगाओगे, बिजली बिल हाफ की छूट खत्म करोगे तो कांग्रेस बोलेगी। झूठे भूखंडों पे अगर रजिस्ट्री बंद करोगे तो कांग्रेस बोलेगी। कांग्रेस अपना धर्म निभाएगी। और आपके प्रशिक्षण शिविर में अभी मेन पार्ट में आपके वरिष्ठों ने आपके विधायकों को क्या कहा था, यह भी आप अच्छे से जानते हैं। रमन सिंह ने रायगढ़ के प्रशिक्षण में कहा था 1 साल भ्रष्टाचार से दूर रहो, यह भी आप जानते हैं। तो आप, मैंने कहा ना, आईना जो है उसकी धूल साफ मत करो, अपने चेहरे की धूल साफ करो। और जो नाइंसाफ आदिवासियों के साथ, SC ST ओबीसी के साथ कर रहे हो, उसको वो करो। और रही बात, एक सेकंड और लूंगा, खुशवंत साहब को आपने मंत्री इसलिए बनाया क्योंकि आपने बलौदा बाजार का पाप भी धोना था और SC समाज का दबाव था। और गजेंद्र को आपने इसलिए बनाया कि पहले विस्तार में आपने यादव समाज को धोखा दिया और संघ का दबाव था, इसलिए आपने बनाया। मुख्यमंत्री जी रिमोट कंट्रोल से संचालित है, छत्तीसगढ़ की सरकार अडानी चला रहा है। अमरजीत जी, बीजेपी कह रही है, मैं ले रहा हूं, मैं अमित जी, मैं सीधे आपसे जवाब ले रहा हूं। ठीक है, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगला सवाल ले लेता हूं। अमित जी, आप जवाब दे दीजिए। अमरजीत जी बहुत स्टाइल में कह रहे हैं कांग्रेस बोलेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब नकली होलोग्राम लगा के नकली शराब बेच के घोटाला कर रहे थे तो तब बोल लेते ना अमरजीत जी। एक महीने पहले रायपुर में नकली होलोग्राम वाली शराब, 1 महीने पहले, अभी अमरजीत जी एक सुन लेते, अमरजीत जी सुन लेते एक बार। ठीक है, अमरजीत जी सुन लेते। अमित जी ने आपकी पूरी बातों को पूरे आखिरी तक सुना। ठीक है, अमित जी आप कंप्लीट कर लीजिए। शराब घोटाला जब हो रहा था तब कांग्रेस को बोलना चाहिए था।
जब गाय माता के नाम से गोठान घोटाला हुआ तब बोलना चाहिए था, जब गरीबों का प्रधानमंत्री आवास छीना गया तब बोलना चाहिए था, जब आपने राशन घोटाला किया तब बोलना चाहिए था, जब आपने 3 राज्यसभा सांसद बाहर के लोगों को बना दिया तब बोलना चाहिए था, जब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूर्व गृह मंत्री जी से सवाल पूछा जाता था, वो कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तब बोलना था भाई साहब। अगर तब बोले होते तो आज आप विपक्ष में नहीं बैठे होते। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं जरा एक बार रामावतार जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जाता हूं। रामावतार जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि जो स्थिरता दिखाई पड़ रही है, जो चीजें सामने तौर पे दिखाई पड़ रही है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, सत्ताधारी दल की बात कर रहा हूं, क्या पर्दे के पीछे भी वही सन्नाटा, वही स्थिरता है, या कुछ आप समझ पा रहे, कुछ अनुमान लगा पा रहे? देखिए, राजनीति में जो चलता है वो दिखता नहीं है, और खासकर भाजपा की राजनीति में तो जो चीजें बोलना, कांग्रेस जैसे बोल के या गतिविधियां करके निकाल दिए जाते हैं, या अनुशासन की कार्रवाई बहुत तेज हो जाती है, इसलिए असंभव है। दूसरी बात, जब केंद्र का नेतृत्व इतना मजबूत नेतृत्व है जो इस समय है, तो उसके रहते कोई असंतुष्ट गतिविधि, सोचना, बोलना, ये तो असंभव लगता है। इसलिए पाऊंगा, समय का अभाव, मुझे समाप्त करना है। कितना भी नाराज हो, कदम कुछ नहीं उठाएगा। ठीक है, अमरजीत जी केवल अब हम तो विपक्षी का धर्म निभाएंगे। जनता ने जो जिम्मेदारी दी, जब जब जो गलत होगा बोलेंगे, नकली होलोग्राम की शराब। ठीक है, ठीक है, अमरजीत जी मुझे समाप्त करना, अमरजीत जी, ठीक है, अमरजीत जी मुझे समाप्त करना, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामावतार जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। आगामी असर क्या होगा, इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।